External battery recharge. Okay, students, let's start the class. Bismillahirrahmanirrahim. Students का मैं wait कर रहा था because there are not much students present right now. Only 37 students. I was expecting around 60 in this class. Anyways, let's start the lecture. थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज हम. लास्ट क्लास में हमने ग्लव्स को इस्तेमाल किया था. Okay, students, I hope you can see my screen now. So let's see जो कि हमने लास्ट टाइम कोड किया था. प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडेड पे हमने काम किया था और हमने ग्लव की एम्बेडिंग को जो है लोड करके अपने वेट सेट किए थे. तो स्टार्टिंग विद व्हाट हमने क्या किया, हमारे पास डेटा मौजूद था IMDb का जो कि रॉ फॉर्म में है. वैसे तो टेंसरफ्लो के अंदर डेटा मौजूद है लेकिन हम चाह रहे हैं कि रॉ फॉर्म में खुद उसको जो है नंबर असाइन करें. तो हमने पहले उस डायरेक्टरी को सेट किया, os.path.join IMDb डायर और ट्रेन को हमने ज्वाइन किया. ज्वाइन करते हैं कौन सा कैरेक्टर यूज किया, कोई भी आप कैरेक्टर. हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पाथ सेपरेटर है स्लैश, तो IMDb की डायरेक्टरी ACL IMDb है, उसके बाद स्लैश लग जाएगा और उसके बाद ट्रेन. तो ये बन जाएगा ACL IMDb स्लैश ट्रेन के साथ ज्वाइन हुआ. हमें पता है कि हमारी ट्रेनिंग डायरेक्टरी के अंदर दो फोल्डर्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. नेग के अंदर पहले जाएंगे हम और ACL IMDb स्लैश ट्रेन के आगे फिर हमने ज्वाइन किया तो स्लैश नेग उसके आगे लग जाएगा. उस डायरेक्टरी को हमने लिस्ट किया. लिस्ट करने पे हमें बहुत सारे फाइल्स मिलेंगी. उसमें से हमने चेक किया कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स हमें चाहिए. तो आखिर में -4 का मतलब है आखिर से 4 कैरेक्टर पीछे चले जाओ और वहां से लेके आखिर तक के उठा लो. ये स्लाइसिंग की हमने .txt आ रहा है आखिर के 4 कैरेक्टर्स पे, तो उस फाइल को हमने रीड किया. अगेन हमने फाइल नेम को अपेंड किया तो ACL IMDb स्लैश ट्रेन स्लैश नेग या स्लैश पॉस होगा और उसके बाद स्लैश लग के फाइल का नेम आएगा. उसको हमने रीड किया और उसको अपेंड करा दिया. ये हमारा x वेरिएबल हो गया कि जो भी हमारे पास x का डेटा है, जो भी पड़ा हुआ है IMDb के मूवी के जो रिव्यूज पड़े हुए हैं उसमें हमने रीड करके टैक्स के अंदर डाल दिया. और उसका लेबल क्या है, अगर नेग को रीड कर रहे हो
तो 0 लगा दो, अगर पॉज को रीड कर रहे हो तो 1 लगा दो। ये हमारा डेटा तैयार हो गया। डेटा तैयार होने के बाद हमने टोकनाइजर बनाया, हमने मैक्सिमम लेंथ सेट की, ट्रेनिंग सैंपल सेट किए, वैलिडेशन सैंपल सेट किए। ट्रेनिंग में हम सिर्फ 200 सैंपल्स ले रहे हैं, वैलिडेशन में 10,000 सैंपल्स ले रहे हैं। मैक्सिमम वर्ड्स हमारी वोकेबलरी में 10,000 है। जो ओवरऑल कितने मुख्तलिफ वर्ड्स हैं हमारी वोकेबलरी के अंदर, ओवरऑल वो 10,000 हो सकते हैं, लेकिन एक जुमले की लेंथ जो है 100 होनी चाहिए। टोकनाइजर बनाते हुए हमने बता दिया हमें इतने करेक्टर, इतने वर्ड्स के ऊपर हमने काम करना है। फिट कराया टोकनाइजर के ऊपर और टेक्स्ट टू सीक्वेंस किया, तो यहाँ से आपको नंबर्स मिल जाएंगे हर वर्ड के अगेंस्ट, हर वर्ड के अगेंस्ट नंबर मिल गया आपको। अब उसमें से अगर आप जो है 0 उठाओ, पहला जुमला जो है तो 6243 ये वर्ड का नंबर है, ये हमें मिल गया था लास्ट टाइम। हमने इसका वर्ड इंडेक्स बनाया, वर्ड इंडेक्स प्रिंट करा के मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम कि दा को 1 दिया है, एंड को 2 दिया है, एंड सो ऑन। कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, वर्ड्स की लेंथ भी देख ली हमने। पैड सीक्वेंस हमने कराया, हम चाह रहे हैं कि हर जुमले की लेंथ जो है बराबर हो, हर जुमला जो है बराबर साइज का हो, और उसको फिर एरे में कन्वर्ट कर दिया हमने, क्योंकि ये लिस्ट हमें रिटर्न हुई है, लेबल्स जो है। फिर हमने उसको शफल करा, जितने भी नंबर्स हैं उसको शफल कर दिया। शफल करने के बाद ये पूरा शफलिंग हो गई। शफलिंग के बाद, शफलिंग कैसे की है, जितने भी नंबर्स हैं, मिसाल जितने भी सेंटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर डेटा में शेप 0 जी, शेप 0 जो है उससे हमें जो है पता चल जाएगा जुमले में कितने सेंटेंसेस हैं। उतने सेंटेंसेस की हमने एक एरे बनाई, तो शफल कर दिया, इंडेक्सेस आगे पीछे हो गए, और फिर उसको दोबारा री इंडेक्स किया हमने, डेटा को जो है दोबारा री इंडेक्स किया, तो हमारे पास डेटा शफल होके आ गया, उसमें से ट्रेनिंग और वैलिडेशन सैंपल सेलेक्ट। यहाँ तक कि हमने जो है वर्ड को नंबर दे दिया और सेंटेंसेस बना लिए, ठीक है। अब हमने ग्लव की फाइल को रीड किया। फाइल के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पहले वर्ड पड़ा हुआ है, उसके बाद उसका वेक्टर पड़ा हुआ है। तो वर्ड आप जो है एक डिक्शनरी में डाल लो, और वेक्टर जो है एक अलग एरे में डाल लो। फिर इन दोनों को आप जो एक डिक्शनरी में उठा के, वर्ड जो है की बन गया और वैल्यू जो है इसका वेक्टर बन गया, कोफिशिएंट बन गया। तो अगर आपको मैं फाइल दिखाऊं ग्लव की, तो इस तरह की फाइल है। पहले वर्ड आ रहा है, उसके बाद जो है उसका मैट्रिक्स आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने हैंड रेस किए, आई डोंट नो व्हाई। जी शकीब। सर यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग में कम डेटा क्यों रख रहे हैं, वैलिडेशन में ज्यादा रख रहे हैं? ये सिर्फ उन्होंने इसकी पावर को दिखाने के लिए, आर एन क्या नाम है, RNN की पावर को शो करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग में कम डेटा रखा है। वैसे तो ट्रेनिंग में ज्यादा डेटा होना चाहिए, 70% होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, सैमसंग आपका क्वेश्चन है कोई? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ग्रुप पे शेयर की हुई वाली फाइल? नहीं, अभी ग्रुप पे शेयर नहीं किया मैंने, इसको मैं कर दूंगा। ओके ठीक सर, है, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शफल क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया है। शफल करने से हमें जो है
बाज़ जगहों पे शफलिंग हमें फ़ायदा देती है, बाज़ जगहों पे नुकसान देती है। अगर ऐसा डेटा हो जिसमें तरतीब मैटर करती है कि सीक्वेंस में डेटा है वो मैटर करता है, तो वहाँ पे शफलिंग नहीं करें। लेकिन बाज़ जगहों पे शफलिंग फ़ायदेमंद होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इमेजेस का डेटा है, पहले 0 का डेटा आ रहा है, फिर 1 का आ रहा है, फिर 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है। अब उसमें से आपने 70% डेटा उठाया, तो 70% में 0 से लेके 7 तक की तो इमेजेस आ गई, 0 से लेके बल्कि 6 तक की इमेजेस आ गई। 7, 8, 9 की इमेजेस आएंगी नहीं ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग में 7, 8, 9 की इमेजेस टेस्टिंग में आ रही होंगी, ट्रेनिंग में नहीं आ रही होंगी, हर तरह का डेटा नहीं आ रहा होगा। तो डेटा में से बायसनेस खत्म करने के लिए शफल करना चाहिए, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो डेटा को शफल करके हमेशा जो है रखा जाए, उससे रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है जी। तो हमने जो है पहले डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में की जो है वर्ड है और वैल्यू जो है वो वेक्टर है। लेकिन हमें इस फॉर्म में डेटा देना नहीं है, हमें जो है जब ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो हमें वेट सेट करने होंगे, तो हमें एक एरे चाहिए। एरे में एम्बेडिंग डायमेंशन हमें पता है 100 है, क्योंकि हमने 100 वाला ग्लव्स का जो फोल्डर है उसमें 100 वाली फाइल को हमने उठाया है। हर वर्ड के हमने एम्बेडिंग रखनी है। तो एक एरे बनाया जिसमें जितने भी वर्ड्स हैं, 1000 वर्ड्स हैं, 10,000 वर्ड्स हमने कहे थे, 10,000 वर्ड्स उसकी फर्स्ट डायमेंशन हो गई, और हर डायमेंशन पे हमने उस वर्ड की 100 लेंथ की एम्बेडिंग रखनी है। ठीक है, एम्बेडिंग जो है वो 100 है, और हर वर्ड के लिए तो आपके पास एक एरे बनेगी इस तरीके से। ये इसकी लेंथ जो है 10,000 होगी। ठीक है, हर वर्ड 10,000 वर्ड्स होंगे, और इस वर्ड फॉर एग्जांपल दा है, दा के लिए आपके पास 100 डायमेंशन, ये 100 डायमेंशन का होगा। 100 डायमेंशन में हमारे पास होगा कि दा का वेक्टर क्या है, फिर दूसरा वर्ड होगा, फिर तीसरा वर्ड होगा, चौथा वर्ड होगा। ठीक है, दा को हमने मेरा ख्याल है 1 दिया है। अगर आप देखें ऊपर जो दा को 1 दिया है, एंड को 2 दिया है, तो इसी जो हमारे पास वर्ड इंडेक्स है उसी पे लूप चला के हम जो है वर्ड उठा लेंगे। वर्ड इंडेक्स पे हमने लूप चलाया, हमने वर्ड उठा लिया, उस वर्ड का वेक्टर कौन सा है वो हमने उठा के ith पोजीशन पे रख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक एरे बन जाएगी। पहले वेक्टर फॉर्म में था, पहले सॉरी डिक्शनरी फॉर्म में था, डिक्शनरी से हमने वो वर्ड जो है मिसाल के तौर पर पहले दा आया, तो दा का वेक्टर क्या है वो निकाला हमने, और इसको हमने यहाँ पे पहली पोजीशन पे डाल दिया। दूसरी पोजीशन पे जो वर्ड है उसका वेक्टर हम निकालेंगे डिक्शनरी से, और दूसरी पोजीशन पे उसको रख देंगे, तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे। जब ये सब हो गया काम, हम जो है एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एम्बेडिंग लेयर यूज़ किया हमने। ठीक है, और इसको फ्लैटन करके हम इसके साथ हमने जो है एम्बेडिंग की जो लेयर है, 0th लेयर है, मॉडल और लेयर्स किया, 0 पास किया, तो 0th लेयर उठकर आई, डॉट सेट वेट किया, और वेट करते हुए एम्बेडिंग मैट्रिक्स हमने पास कर दिया, और इसको सेट ट्रेनेबल फॉल्स किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब इसको मज़ीद ट्रेन कराएं। फ्रीज कर दिया हमने इसकी एम्बेडिंग को, मॉडल को कंपाइल किया और फिट कर दिया। इस तरीके से हमने ये काम कंप्लीट किया था लास्ट टाइम। ठीक है जनाब, यहाँ तक कि हम कर चुके थे लास्ट टाइम। अब आते हैं हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर।
जी शकीब, कोई क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये, जो आपने 100 डायमेंशन रखा है, अभी हमने 100 डायमेंशन वाली फाइल रीड की थी तो इसलिए 100 रखा है। जी बिल्कुल। अगर अगर हम 200 वाली रखेंगे तो फिर 200 देंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। ग्लव्स की जो फाइल थी वो 100 डायमेंशन की थी ना, उसके अंदर वर्ड था, उसके बाद 100 डायमेंशन का वेक्टर आ रहा था, इस वजह से मैंने एम्बेडिंग की डायमेंशन 100 रखी थी। अब आते हैं हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अभी तक हमने बात की है नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर डेंस इस्तेमाल करते हुए, या हमने मैक्सिमम एम्बेडिंग को देखा है। इस तरह के न्यूरल नेटवर्क की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, ये कोई स्टेट मेंटेन नहीं करता कि उसने डेटा जो रीड किया अभी तक उसको डेटा से क्या समझ में आया। तो अगर आप कोई सीक्वेंस ऑफ डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, या आप अगर एनएलपी पे काम कर रहे हैं, आप कोई सेंटेंस रीड कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने सेंटेंस रीड किया, तो जितना सेंटेंस रीड कर लिया है आपने, उसकी बेस पे आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना। आपने क्या समझा कि इस जुमले में क्या बात की जा रही है। अगर आधा जुमला रीड करते हैं, हमारे स्टेट चेंज हो जाती है, हमें जुमले की आधी बात समझ में आ जाती है। जबकि डेंस जो है वो जिस डेटा को रीड कर रहा होता है सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि उसने अभी जो डेटा रीड कर रहा है उससे पहले क्या रीड कर चुका है। डेंस ये चीज कंसीडर नहीं करता। इट डज नॉट केयर कि आपने जो है क्या रीड कर चुके हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी नहीं है। मेमोरी होती तो मेमोरी में वो कुछ इन्फॉर्मेशन रखता कि अच्छा इतनी बात समझ में आ चुकी है। डेंस के अंदर हम वर्ड बाय वर्ड काम कर रहे हैं, हम जो है पास्ट के वर्ड को रीड करने के बाद भूल जाते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क सीक्वेंस को प्रोसेस करता है, आइट्रेट करता है, और साथ साथ अपनी मेमोरी को भी अपडेट करते रहता है। उसके पास एक मेमोरी होती है जिसको हम स्टेट कहते हैं, कि व्हाट इट हैज सीन सो फार। तो क्या बात समझ में आई हमारी? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर मेमोरी होती है। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर मेमोरी होती है, इंटरनल लूप होता है। अब वो मेमोरी क्या होती है? जो डेटा उसने, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इसने इनपुट लिया, जो डेटा इसने आउटपुट किया वही आउटपुट जो है उसकी स्टेट बन जाएगी। अगली बारी में वो स्टेट बन जाएगी कि लास्ट आउटपुट क्या। राइट स्टूडेंट्स? तो उसकी बेस पे जो है डिसीजन फर्दर लिया जाएगा कि पिछली बारी में क्या मैंने भेजा था आउटपुट, और अभी क्या इनपुट आ रहा है। इसकी बेस पे वो डिसाइड करेगा कि मैंने जो है क्या नेक्स्ट आउटपुट करना है। नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड कर रहा है पिछले आउटपुट पे, पिछले आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, और करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम को आपको शो करूं, आरएनएन का सीडो कोड क्या है? जो भी इनपुट आ रही है आपके पास, इनपुट को रीड करते जाओ, इनपुट की बेस पे और करंट स्टेट की बेस के ऊपर दो चीजें हैं। पहली चीज इनपुट और दूसरी चीज स्टेट। उसकी बेस पे क्या कैलकुलेट हो रहा है? आउटपुट कैलकुलेट हो रहा है, और आउटपुट क्या बन जा रहा है? स्टेट बन जा रही है। अगली बारी में ये जो आउटपुट था वो अगली बारी में स्टेट बन जाएगा, उसकी बेस पे नया आउटपुट निकलेगा करंट इनपुट की बेस के ऊपर, और लास्ट आउटपुट की बेस के ऊपर वो नेक्स्ट आउटपुट कैलकुलेट करता है। दूसरे लफ्जों में उसकी मेमोरी क्या होती है? स्टेट होती है। आपने सिर्फ ये याद रखना है
कि आरएनएन जो है अपनी मेमोरी में ये बात रखता है कि उसने अब तक क्या रीड कर लिया है, तो उसकी मेमोरी में मौजूद होता है, जिसके बेस के ऊपर जो है वो आगे आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। उसका आउटपुट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा वो, बल्कि वो ये भी देख रहा है कि स्टेट कौन सी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन और ऑड नंबर की कैलकुलेशन है। अगर आप ऑड स्टेट में हो, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ठीक है, अगर आप ऑड नंबर पे हो और आपको एक वन और मिलता है, तो आप कहाँ चले जाओगे? ऑड से क्या बन जाएगा? 5 वन थे आपके पास, आप ऑड नंबर ऑफ वंस पे मौजूद थे, एक और वन मिल गया, आप कितने वंस हो गए? 6 हो गए। तो अब आपकी स्टेट क्या हो जानी चाहिए? इवन। लेकिन अगर आपकी स्टेट इवन थी पहले और आपको वन मिलता, इनपुट वन मिल रहा है दोनों केस में, ऑड पे भी वन मिल रहा है, इवन पे भी वन मिल रहा है, लेकिन आपकी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप वन पे थे और आपको, अगर आप इवन पे थे और आपको वन मिल रहा है, तो आप ऑड बन जाओगे, थे और आपको वन मिल रहा है तो आप इवन जाओगे। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनएन। वो अपने साथ स्टेट की इंफॉर्मेशन रखता है और उसकी बेस पे डिसीजन लिए जाती हैं, उसकी बेस के ऊपर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। ठीक है जनाब, अब ये एफ है क्या? ये दिस इज नथिंग बट अ न्यूरल नेटवर्क। समझ नहीं आया नीरज? इवन और तो मैंने समझाने के लिए बताया है ना बेटा आपको। आपने स्टेट की बेस पे डिसीजन लेना है। ठीक है, आपने स्टेट की बेस पे डिसीजन लेना है। बाज़ औक़ात आपका जो डिसीजन होता है ना, वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, वीडियो का मैं देखता हूँ यार, कुछ करता हूँ मैं वैसे अपनी वीडियो से बना के डाल रहा हूँ। तो आरएनएन के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि आपको ना सिर्फ ये कि इनपुट को देखना है, बल्कि स्टेट को भी देखना है, उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। तो आपने पिछले स्टेट को देखा और करंट इनपुट को देखा, उसकी बेस पे आपने डिसीजन लिया, ये आपका आउटपुट आ गया। अब आउटपुट आपकी स्टेट बन जाएगी। अगली दफा के लिए आपने जो है आउटपुट को उठा के स्टेट में डाल दिया, जब अगली बार लूप चलेगा तो आउटपुट जो है, जो लास्ट आउटपुट था वो स्टेट बन चुका है। स्टेट में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? जो पिछली दफा का आउटपुट था। स्टेट को उठाया, फिर इनपुट और स्टेट की बेस पे आपने करंट आउटपुट दोबारा कैलकुलेट किया। बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आपने डिसीजन जो लेना है दो चीजों की बेस पे लेना है, आप स्टेट की बेस पे और इनपुट की बेस के ऊपर। आरएनएन जो है मेमोरी है एक तरीके की। आरएनएन क्या है? मेमोरी है। ठीक है, उसको याद रहता है कि मैंने जो है क्या चीज रीड कर लिया। मिसाल के तौर पर आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, जब भी आप उससे मिलते थे आप खुश होते थे उससे मिलके, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ उससे कोई गलती हो गई,
ठीक है, अब आपकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। अब आप जब उससे मिलोगे तो क्या होगा, क्या आप खुश होगे उससे, आप नाराजगी का इजहार करोगे। अब आपकी स्टेट चेंज हो गई। क्यों स्टेट चेंज हो गई, आपकी मेमोरी में ये बात बैठ चुकी है कि इसने जो है मेरे साथ धोखा किया है, इसने गलती की है। अब आपकी स्टेट अपडेट हो गई। अब आपका डिसीजन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, पिछले आउटपुट को एज अ स्टेट लेगा। दो, इनपुट भी जाएगा और स्टेट भी जाएगी। ठीक है जनाब, अब दो चीजों की बेस पे डिसीजन होगा नीरज, इनपुट की बेस के ऊपर भी और स्टेट की बेस के ऊपर भी। ठीक है, अब आपने इनपुट क्या आया, आपके दोस्त का फेस आया आपके सामने, लेकिन स्टेट क्या थी, स्टेट ये थी कि अब ये दोस्त नहीं रहा, तो आपका डिसीजन चेंज होगा। अब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, बल्कि आपके चेहरे पे गुस्से के तासरात आएंगे। तो अब आपका न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले तो सिर्फ आप क्या देख रहे थे, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते न्यूरल नेटवर्क में वेट का और इनपुट का। वेट और इनपुट को मल्टीप्लाई करके आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते थे और बायस लेते थे। लेकिन अब एक चीज और आ गई, अब स्टेट भी आ गई। ठीक है, स्टेट और उसकी वेट। तो यहाँ पे दो वेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। पहले एक वेट होता था हमारे पास, सिर्फ इनपुट का वेट होता था, इनपुट को कितना वेटेज देना है। लेकिन अब हमारे पास एक स्टेट का भी इजाफा हो गया है, स्टेट और उसका वेट। ये जो कैलकुलेशन मैं शो कर रहा हूँ ये आपको करनी नहीं होगी एक्चुअली, आपको तो सिर्फ उठा के आरएनएन की लेयर लगा देनी होगी। यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में बताया गया है। स्टेट के लिए अलग से लेयर नहीं लगानी होगी। जब आप आरएनएन की लेयर लगाओगे ना, तो वो दो चीजों की बेस पे काम कर रहा होगा। आरएनएन की लेयर दो चीजों की बेस पे काम कर रही होगी, अपनी मेमोरी की बेस के ऊपर। ठीक है, जैसे इंसान होते हैं ना, इंसान के जो फैसले होते हैं, इंसान को जो सूरत हाल पेश आती है, सिर्फ इंसान उस सूरत हाल को नहीं मद्देनजर रखता, बल्कि वो अपनी स्टेट को भी मद्देनजर रखता है और उसके मुताबिक फैसले करता है। इंसान अपनी सूरत हाल को भी देखता है और उसकी जो स्टेट है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर डिसीजन किए जाते हैं। तो ये न्यूरल नेटवर्क की एग्जांपल है। आपने इंपोर्ट किया नमपाई को, ठीक है, ये आरएनएन की इम्प्लीमेंटेशन है, ये भी आपने करना नहीं है, ये समझाने के लिए है। इनपुट फीचर्स 32 हैं, डायमेंशनलिटी ऑफ द इनपुट, आउटपुट फीचर 64 है। इनपुट को आपने जो है सबसे पहले एक रैंडम इनपुट ले लिया आपने, ये इनपुट डेटा जो है रैंडमली आपने एग्जाम्पल के तौर लिया है। जी उस्मान, और ये इनपुट फीचर वर्ड्स सेंटेंस, क्वेश्चन। इनपुट फीचर्स जो 32 आपने लिखे हैं वर्ड्स हैं या सेंटेंस हैं? ये डिपेंड करता है, अभी तो हमने जो है नंबर लिया, नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये जो है वर्ड्स भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, वर्ड से मिलके सेंटेंस, पूरे सेंटेंस ही होगा ऑब्वियसली, एक वर्ड नहीं होगा, बहुत बल्कि बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे।
अब हमने क्या किया, वेट लिया इनपुट का, वेट लिया आउटपुट का, यू जो है हमारे पास ये स्टेट का वेट, और बी जो है बायस है। हर स्टेप पे हमने क्या करना है, जी उमर कुछ क्वेश्चन है? ये लाइन जो है काम की हमारे, जिसको समझना जरूरी है। दिस लाइन इज व्हाट वी एक्चुअली डू। इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क की डेंस लेयर अप्लाई हो रही है ये से। डेंस लेयर में क्या होता है, जो वेट होते हैं वो इनपुट से मल्टीप्लाई होते हैं। ये आप लोग पढ़कर आए मॉड्यूल 2 में, पार्ट 2 में पढ़ा है आपने। वेट जो है इनपुट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक इनपुट नहीं जा रहा बल्कि स्टेट भी जा रही है। दो चीजों की बेस पे डिसीजन हो रही है। तो स्टेट जो है, स्टेट के लिए अलग वेट है और बायस फिर ऐड होगा, और उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा, np डॉट टेंजेंट एच एक्टिवेशन फंक्शन है। एक्टिवेशन फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं। रेलू हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है, सॉफ्टमैक्स हो सकता है, हाइपरबोलिक टेंजेंट हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा वो आपने एक लिस्ट के अंदर सेव, स्टेट अपडेट हो गई, जो भी आउटपुट होगा वो स्टेट के अंदर चला जाएगा। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है वो आपने एक एरे के अंदर सेव कर ली। कोई क्वेश्चन है? जी उस्मान। आपने सर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करा है इसमें? हाइपरबोलिक टेंजेंट, टेंजेंट एच। टेंजेंट एस। ठीक है जी, टेंजेंट एच इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। टेंजेंट एच -1 और +1 के दरमियान होता है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। इन समरी, अगर समराइज करें, एन आरएनएन इज अ फॉर लूप। जब आरएनएन को हम ट्रेन करेंगे या आरएनएन को जब रन करेंगे प्रेडिक्शन के दौरान भी, तो जब उसको हम इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट को वो लेते हुए आउटपुट जनरेट करेगा, आउटपुट को एज अ स्टेट रीयूज कर लेगा। प्रीवियस आइट्रेशन में जो आउटपुट आया है वो अगली आइट्रेशन में इस्तेमाल होगा। ये जो आपने कोड देखा है, ये कोड जो है आरएनएन की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि कीरास के अंदर मौजूद है। ठीक है जनाब। इस कोड को मैं एक दफा बता देता हूँ आपको, दोबारा से स्टूडेंट्स कह रहे हैं, लेकिन इस कोड की आपको जरूरत एक्चुअली पड़ेगी नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया,
हमने इनपुट जनरेट कराया, रैंडमली जनरेट कराया, रैंडम डेटा पे काम कर रहे हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए रैंडम, वरना जब आप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करोगे आपके पास इनपुट आ रहा होगा, जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपकी स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेट क्या है, स्टेट में उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जितनी आपके आउटपुट फीचर्स हैं। अगले स्टेप में हमने वेट्स को इनिशियलाइज कराया। वेट्स क्या होंगे, जितने भी आउटपुट फीचर्स हैं और इनपुट फीचर्स हैं उनके बीच में उतने बाय उतने का वेट वेक्टर होगा। इनपुट वेट, इनपुट के लिए भी वेट होगा और आउटपुट के लिए भी वेट होगा। एंड देन बायस के लिए भी होगा। अब हमने लूप चलाया, लूप चलाते हुए जितने भी इनपुट होंगे हर किसी के लिए पहला वर्ड आप रीड करोगे। जब आप पहला वर्ड रीड करोगे इनपुट में से, तो इनपुट को मल्टीप्लाई करोगे वेट से और स्टेट को मल्टीप्लाई करोगे स्टेट के वेट से प्लस बायस ऐड करोगे, ये आपका आउटपुट निकलेगा जो हमने पिछले स्टेप पे देखा था। और इसको आपने अपेंड कर दिया, इसको सेव भी कर लिया। एक्चुअली आरएनएन में ये भी कर सकते हो आप, जो बीच में स्टेट्स आ रही हैं, जो बीच की स्टेट है वो भी आप आउटपुट करवा सकते हो। ठीक है, स्टेट जनरेट हुई, आपने स्टेट सेव कर लिया। अगले स्टेप में वही स्टेट दोबारा पास ऑन होगी। ये जो आउटपुट है, ये जो जनरेट हुआ है, ये अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये स्टेट बन जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है, ये आउटपुट स्टेट के अंदर जा रहा है। तो अगले स्टेप में ये आपकी स्टेट बन के स्टेट को इंफॉर्मेशन के तौर पर मिलेगा। स्टेट का इनपुट जो है, ये स्टेट का इनपुट एक्चुअली आउटपुट है, जो अभी आउटपुट है ये अगली दफा में जाके इनपुट बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, ये आपको जो है याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो जब इम्प्लीमेंट करना है इसको, आपने आरएनएन की लेयर लगा देनी है। आपने आरएनएन की लेयर लगानी है, ये सारे काम पीछे खुद से हो रहे होंगे। तो इनपुट आपका क्या होना चाहिए, बैच साइज, टाइम स्टेप्स और इनपुट फीचर्स। एक चीज आपने याद रखनी है, आरएनएन पे जब आप काम करोगे ये बैचेस में काम करता है। ठीक है, टाइम स्टेप बता रहा है ये कितने स्टेप पीछे जाकर देख सकता है, और ये इनपुट फीचर्स है। दूसरी बात ये कि आरएनएन पे जब आप काम करोगे तो आरएनएन जो है बीच में जो आपके आउटपुट निकल रहे होंगे, हर स्टेप के बाद जो आउटपुट आ रहा होगा, जो कि स्टेट आ रही होगी, आप वो भी जो है आगे पास ऑन कर सकते हो। आप या तो लास्ट आउटपुट को लो या बीच के आउटपुट को भी ले सकते हो। These two modes are controlled by the return sequence constructor argument. Return sequence एक आर्ग्यूमेंट है, जब आप आरएनएन की लेयर लगाओगे आप रिटर्न सीक्वेंस को ट्रू भी कर सकते हो, रिटर्न सीक्वेंस को आप फॉल्स भी कर सकते हो। ठीक है, काम किस तरीके से करना है, आपने सिंपल आपने आरएनएन की लेयर लगा देनी है। सीक्वेंशियल लगाया, एम्बेडिंग लगाया और सिंपल आरएनएन की लेयर आपने लगा दी। राइट स्टूडेंट्स? अब वो जो काम पीछे हम देख रहे थे जो हो रहा था, ये काम होना शुरू हो जाएगा। ये जो सिंपल आरएनएन है ना, ये सारी चीजें, ये दो चीजें मेंटेन कर रहा है अपने पास। इसका जो डिसीजन है दो चीजों की बेस पे हो रहा है, एक इनपुट की बेस के ऊपर और एक स्टेट की बेस के ऊपर। दूसरे लफ्जों में ये एक ब्लैक बॉक्स है।
आपके लिए, आपने जब इसको इस्तेमाल करना है, ये एक ब्लैक बॉक्स है RNN, आपने इसको डेटा दिया, आपने एक डेटा दिया इसको, यहाँ से आउटपुट निकल के आ गया। ठीक है बेटा, जब ये आउटपुट निकल के आ गया, अब इसने याद कर लिया, अगली दफा डेटा दोगे ना, अब इसका जो फैसला होगा वो ना सिर्फ ये कि इस इनपुट की बेस के ऊपर होगा, बल्कि इसने जो लास्ट आउटपुट दिया था उसको देखते हुए भी ये अपनी याददाश्त में बिठा लेता है कि मुझे लास्ट टाइम जो मैंने आउटपुट दिया था, ठीक है, यानी मैंने पिछली दफा जो कहा था मुझे उस कंसिस्टेंट वे फर्दर आउटपुट करना है। ठीक है, जैसे आपने एक दफा कोई जुमला कह दिया, अब अगली दफा आप जो जुमला कहोगे ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके अगेंस्ट कोई जुमला कह दो। आपने जो पहले बात कही उससे कंसिस्टेंट होके, यानी आपने एक दफा जो बात कह दी अब आप उससे मुकर नहीं सकते ना, अब अगली दफा जो आप बात कहोगे वो उस बात के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो RNN भी इसी है, आपने RNN को समझा दिया, अब RNN ने एक दफा रीड किया और कुछ आउटपुट कर दिया, अब अगली दफा जो आउटपुट करेगा वो पिछले वाले आउटपुट को देखते हुए ही आउटपुट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता लास्ट टाइम जो आउटपुट किया था उसको भूल जाए, वो उसको याद रखता है, ये जो आउटपुट उसको याद रखते हैं। अब आप दोबारा इनपुट दोगे तो इस आउटपुट को देखते हुए अपना आउटपुट देगा ये। अच्छा, अब आपका एक सवाल है नीरज का, स्टेप क्या होता है? ये कितने स्टेप पीछे जाके देखे, कितने स्टेप पीछे की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखे RNN, उसके लिए आपके पास स्टेप साइज होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी पैरामीटर्स की कैलकुलेशन तो मैंने करके नहीं देखी कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी इसकी, मैं इसको देख लेता हूँ फिर मैं आपको अगली क्लास बताता हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं इसको डिटेल में कैलकुलेशन करते हुए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक स्टेट है और दूसरा वेट इनपुट है। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज एम्बेडिंग, ये रेडमी, तो ये ठीक है। अब मैं इसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट से नहीं लूंगा कि एनोनिमस या सूडोनिम के साथ आएंगे, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एम्बेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं ना, एम्बेडिंग जो है ये लर्निंग हो रही होती है इसकी, क्या लर्न कर रहा होता है एम्बेडिंग, लर्न कर रहा होता है कि वर्ड्स जो हैं उनको एक वेक्टर असाइन करता है, वो हर अगेंस्ट एक वेक्टर असाइन होता है, जो वर्ड सिमिलर मीनिंग के होते हैं उनको सिमिलर वेक्टर असाइन होता है। मिसाल के तौर पर मेल और फीमेल, ये इंसान ही होगा तो मेल होगा या फीमेल होगा, तो ये करीब करीब मीनिंग में है, या जैसे वॉच और लॉक ये मीनिंग में सेम है तो इनके वेक्टर एक जैसे होंगे। अच्छा, 32 क्या है, 32 इसके सेल्स हैं, जिस तरीके से डेंस के अंदर हम जो है नंबर देते हैं कि कितने हमने इसके अंदर न्यूरॉन्स लगाने,
32 न्यूरॉन्स का बनेगा सिंपल आरएनए, ठीक है। 30 न्यूरॉन्स का बनेगा। अच्छा, फिर आप जो एक आर्गुमेंट और सेट कर सकते हैं सिंपल आरएनए के अंदर, रिटर्न सीक्वेंस 2 करेंगे आप, भी कर सकते हैं आप। रिटर्न सीक्वेंस 2 करेंगे तो ना सिर्फ ये कि इसके आरएनए होते हैं, तो ये पूरी सीक्वेंस रिटर्न करता है, हर स्टेप पे इस सीक्वेंस को रिटर्न होता है। इंशाल्लाह मैं चैप्टर 6 की भी वीडियोस बना के डालूंगा। अच्छा, बाज़ औक़ात आप एक आरएनए नहीं लगाते, एक लेयर नहीं लगाते आरएनए की, मेरे कहने का मतलब ये है, बल्कि आप कई लेयर्स को, जैसे डेंस की कई लेयर्स लगाते हैं, उसी तरीके से आरएनए की भी मल्टीपल लेयर लगा दें। तो आप आरएनए की मल्टीपल लेयर्स लगा दें, एक आरएनए ये रहा, एक आरएनए ये रहा, एक आरएनए ये रहा। राइट स्टूडेंट्स? चलें इसको हम जरा चेक के देखो। सबसे पहले कीरास के मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। कीरास कर लें, टेंसरफ्लो कर लें, आपकी मर्जी है। मेरे पास तो कीरास भी इंस्टॉल्ड है, टेंसरफ्लो भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है बेटा। दो वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम हो, तो टेंसर जो एम्बेडिंग है, एम्बेडिंग एक ही तरह का वेक्टर असाइन करेगा, वो लर्निंग के थ्रू समझ जाएगा, एग्जाम्पल जाएगा कि ये दोनों एक जैसे मतलब के हैं, क्योंकि हमेशा एक ही कॉन्टेक्स्ट में आ रहे होते हैं। अच्छा, एम्बेडिंग में 3 पैरामीटर्स दिए थे, अब 2 दिए हैं, तो ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है ना कुछ, जो कि आप पास कर सकते हैं। दो चीजें हैं, देखो 10,000 जो है यहाँ पे, अभी मैं बताता हूँ। बिलाल, जो आपका सवाल है, एक तो आपने बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, ठीक है, और हर सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड्स होंगे, वो मैक्सिमम लेंथ है। और तीसरी चीज जो है एम्बेडिंग की डायमेंशन है, जो हमने दी है। 3 चीजें दी है ना हमने। ये 10,000 फीचर है, ये नंबर ऑफ वर्ड्स
कितने हो सकते हैं आपकी पूरी वोकैबुलरी के अंदर। ये मैक्सिमम लेंथ जो है एक जुमले में कितने वर्ड्स हो सकते हैं, ये बैच साइज है। आरएनएन के अंदर जब भी प्रोसेसिंग हो बैच की फॉर्म में होगी। नंबर ऑफ वर्ड्स दे दिए, लोड कराया हमने, पैड कराया हमने मैक्सिमम लेंथ के हिसाब से इसको, ठीक है। अब एक हमने आरएनएन का मॉडल बनाया, सीक्वेंशियल को इंपोर्ट कराया हमने, इंपोर्ट नहीं हुआ था, एम्बेडिंग लगाई। एम्बेडिंग में हमने बता दिया कितने फीचर्स होंगे और कितने डायमेंशन का, कितने डायमेंशन डालने हैं एम्बेडिंग के। आरएनएन लगा दिया हमने और उसके बाद डेंस लगा दिया में। अगेन जैसे कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, ये जो लेयर्स होती हैं आरएनएन की लेयर हो गई या कॉन्वोल्यूशन की लेयर हो गई या मैक्स पूलिंग की, इनका मकसद फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। आखिर में हमने डेंस लगा के ही क्लासिफिकेशन करनी होती है। एक्टिवेशन फंक्शन हम सिग्मॉइड इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो आप जो है लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करेंगे। मॉडल को कंपाइल किया, अच्छा ये सारी लेयर्स हैं, ये इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। ये इंपोर्ट करा दिया हमने। टेंसरफ्लो डॉट कीरास भी कर सकते हैं, कीरास भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मॉडल डॉट फिट कराया हमने, देखते हैं इसकी एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ये टाइम लेगा थोड़ा सा, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं। वैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस सिंपल आरएनए लगाया है। आरएनएन का काम क्या है कि मेमोरी को भी कंसीडर कर रहा है, तो हमारे लिए एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। जी सैमसंग, सर मेरा ये सवाल है, ये वाला मॉडल हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे? अच्छा एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सर, मेरा ये सवाल था कि ये वाला मॉडल हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे, आरएन वाला? जी सैमसंग अब बोले। सर मेरा ये सवाल था, ये जो आरएनएन वाला मॉडल है, ये हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे? जी ये तो हमने पहले बात की थी ना, जहाँ पे आपके पास सीक्वेंशियल डेटा हो, ऐसा डेटा हो जिसमें सीक्वेंस मैटर कर रही हो, करंट डेटा पास्ट डेटा पे डिपेंड कर रहा हो, पास्ट डेटा को कंसीडर करना जरूरी है आपको, तो वहां पे आप जो है आरएनएन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ओके सर, ओके। सीक्वेंशियल डेटा में ओके सर। जी शकीब। सर मुझे ये पूछना है, जो एम्बेडिंग में मैक्स फीचर के बाद 32 है, ये 32 इसकी डायमेंशन है क्या? जी डायमेंशन है। अच्छा सर, हमने जब प्री टेन एम्बेडिंग यूज की थी वहाँ 100 दिया था क्योंकि 100 की थी, यहाँ हम अपनी तरफ से दे सकते हैं?
यहाँ पे अपनी तरफ से, क्योंकि हम जो है अपनी एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं ना। सर कितना तक सही रहता है 64 32 के? हाँ 64 32 ये नॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। ओके ओके। ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट में भी कर सकते हैं बिल्कुल इसको इस्तेमाल, आरएनएन को। ठीक है। बाकी इसकी हिस्ट्री देखना चाहें आप, हिस्ट्री देख सकते हैं प्लॉट करके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, जरा इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। ये मैंने कोड खोला हुआ है सामने। चलो मैं 5 मिनट में आता हूँ। टास्क परफॉर्म कर लिया, आई होप। तो ये मेरी एक्यूरेसी 84% आ रही है, जो कि और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग और करें। अच्छा, मेरा स्पीकर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं स्पीकर चेंज करके आता हूँ ज़रा। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। एवेलुएट वैसे ही होगा जिस तरीके से होता है। एवेलुएट करेंगे और जो है उसको डेटा पास कर देंगे। सही है इमरान? एवेलुएट कराएंगे, फिर प्रेडिक्ट कराएंगे, ये सारी चीजें तो वैसी ही होंगी जिस तरीके से हमने जो शुरू में करी थी। अच्छा शकीब, ये ओवरफिट नहीं हुआ है। ओवरफिट तो उस वक्त होता है कि जब इसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी गिरना शुरू हो जाए। अभी तो बढ़ रही है, ये बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है, तो ओवरफिट थोड़ी हुआ है। ओवरफिट तो उस वक्त होगा जब वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ते बढ़ते फिर गिरना शुरू हो जाए। आरएनएन जो है मेमोरी को अपने पास मेंटेन करता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। आरएनएन के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज्यादा पास्ट में जाकर नहीं देख सकता लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को। यानी अगर आप कहते हो कि करंट टाइम स्टेप से 10 स्टेप पीछे जाके जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन याद रखो तुम, तो वो ये इंफॉर्मेशन याद नहीं रखता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो और मॉडल्स हैं जो LSTM और GRU कहलाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल और गेटेड रिकरेंट यूनिट। राइट स्टूडेंट्स? आरएनएन के साथ ये इशू है कि इट कैन नॉट मेंटेन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज। इसकी वजह यह है कि इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास लेयर्स बनी हुई हैं कुछ इस तरीके से, बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अब इस लेयर पे
हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस वाली लेयर की, ठीक है बेटा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए, तो इसको बैक प्रोपगेशन जब ये परफॉर्म करेगा, ये पीछे जाएगा, बैक प्रोपगेशन परफॉर्म करते करते तो ग्रेडियंट्स की कैलकुलेशन करेगा, डेरिवेटिव की कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होगी। जब ये बहुत ज्यादा पास्ट में जाएगा तो हर स्टेप पे इसका ग्रेडियंट कम होता जाएगा। जब यहाँ से यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा कम होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे कम होगा, जब यहाँ तक के पहुंचेगा ये इतने पास्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो ग्रेडियंट जो है बिल्कुल जीरो हो चुका होगा, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पास्ट की इंफॉर्मेशन को याद नहीं रख सकता, ठीक है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की वजह से LSTM इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, या GRU इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कैसे काम करते हैं अभी हम देखते हैं। तो दिस इज ड्यू टू दी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम सिर्फ LSTM ये प्रॉब्लम सिर्फ RNN में नहीं आती, ये प्रॉब्लम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स में भी आ रही होती है। जब आपके पास बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बने, बहुत सारी लेयर्स हो, तो नेटवर्क इतना बड़ा है तो फिर नेटवर्क ट्रेन करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को स्टडी किया था हॉशराइटर और शिमिदुबर एंड बेंजियो, ये 3-4 साइंटिस्ट थे। दे एक्चुअली वर्कड ऑन दिस प्रॉब्लम and they developed LSTM and GRU layers to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से किया, LSTM बनाया गया जिसमें आपके पास एक कैरी की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, कैरी की इंफॉर्मेशन होती है। तो इमेजिन करें कि आपके पास ये आपके पास सिंपल RNN है, इनपुट जा रही है और आउटपुट जा रही है। RNN के अंदर ये इनपुट लाइन को शो किया गया है, मुख्तलिफ इनपुट्स यहाँ से जा रहे हैं। जब पहली बारी में इनपुट की बेस पे जो आउटपुट निकलेगा वो अगली बारी में स्टेट बन के इनपुट चला जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की चीजें जाएंगी, इनपुट भी जाएगी, स्टेट भी जाएगी। फिर अगले स्टेप में जो यहाँ से पिछले स्टेप से आउटपुट निकला था वो फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हो रहा था RNN में, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है जनाब। लेकिन LSTM में क्या होता है, LSTM में सिर्फ आउटपुट नहीं होता या सिर्फ स्टेट नहीं होती, बल्कि इसके साथ एक कैरी की इंफॉर्मेशन भी होती है, कैरी भी ऐड हो जाता है। जस्ट इमेजिन करो एक कन्वेयर बेल्ट है आपकी सीक्वेंस के साथ, तो कैरी में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पास्ट से उठकर आ रही है, जो अलग से ट्रेवल कर रही है, उसमें इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है और ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम से हमें बताती है। तो इसको हम अपनी डायग्राम में अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, कैरी इंफॉर्मेशन, ये अगर आप देखें आउटपुट के साथ साथ कैरी भी जा रही है, आउटपुट के साथ साथ क्या जा रहा है, कैरी भी जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई हैं। तीन चीजें क्या है, स्टेट है, इनपुट है और एक कैरी भी आ गया।
अच्छा, कैरी की कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी मैं बताता हूँ। कैरी की कैलकुलेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पास 3 चीज है और 3 वेट्स हो गए ना। कितने वेट्स हो गए? एक तो इनपुट का वेट हो गया, एक स्टेट का वेट हो गया और एक कैरी का वेट हो गया। अगेन ये न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कैलकुलेशन हो रही है। 3 वेट्स हो गए, एक इनपुट का वेट, एक स्टेट का वेट और एक कैरी का वेट। ठीक है, हर स्टेप पे हमें 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक इनपुट आ रही है, एक कैरी आ रहा है और एक स्टेट आ रहा है। ठीक है जनाब, हर स्टेप पे 3 इंफॉर्मेशन मिल रही है। So this information will have the following impact on the cell. It will be combined with the input connection and the recurrent connection via a dense transformation. तो 3 चीजें हो गई अब, ये कंबाइन हो जाएगा इनपुट के साथ और स्टेट के साथ। अब तीसरी चीज क्या जा रही है? कैरी जा रही है। तो ये नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट आउटपुट को मुतासिर कर रहा है। अब कैरी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन जारी होगी? कैरी के अंदर इंफॉर्मेशन जारी होगी पास्ट की, बहुत ओल्ड पास्ट की इंफॉर्मेशन जारी होगी कैरी के अंदर। लेकिन कैरी की कैलकुलेशन कैसे हो रही होगी? कैरी की इंफॉर्मेशन के लिए तीन चीजें हमें चाहिए। कैरी की इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है स्टेट की बेस पर ही। अच्छा, मैं भी रिपीट करता हूं। देखो, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि हमारे पास अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आ गई है, कैरी की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैरी बस एक अलग से इंफॉर्मेशन जा रही है जिसमें पास्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके अंदर भी पास्ट की इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन हमने करना क्या है, अभी इसको समझना जरूरी है। हमारे पास 3 चीजें और आई हैं। एक आ रहा है आई गेट, एक एफ गेट और एक के गेट। 3 गेट है। अगली स्टेट पे कैरी क्या बनेगी? इस चीज को समझना जरूरी है। ये पुराना कैरी था सी टी, और सी टी प्लस 1 नया कैरी। हर स्टेप पे नया कैरी कैलकुलेट होगा। एफ टी का मतलब है फॉरगेट फैक्टर। एफ टी का मतलब क्या है? फॉरगेट फैक्टर। पुराने कैरी में से थोड़ा सा भूल जाओ। ठीक है, पुराने कैरी में से थोड़ा सा भूल जाओ और ये कुछ नई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। के टी जो है कुछ नई वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। और आई का मतलब क्या है? नई वैल्यू को कितना वेट देना है।
कुछ पुरानी वैल्यू को भूल जाओ और कुछ नई वैल्यू ऐड कर लो, ठीक है। समरी क्या है, एफ टी का मतलब है भूल जाओ, कितने परसेंट भूल जाओ, एफ टी की वैल्यू बताएगी। अगर एफ टी की वैल्यू 0.5 है तो 50% भूल जाओ, एफ टी की वैल्यू 0.6 है तो 60% भूल जाओ करंट इंफॉर्मेशन को, और कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर लो। ये है कॉन्सेप्ट। अब ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे होंगी, इसके लिए अगेन न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल होगा। इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, आई के एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू कैलकुलेट होगी। आई के एफ की वैल्यू न्यूरल नेटवर्क के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। इसके लिए अगेन एक न्यूरल नेटवर्क चल रहा होगा। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है, स्टेट की बेस के ऊपर और स्टेट के वेट की बेस के ऊपर, इनपुट की बेस के ऊपर, स्टेट और इनपुट की बेस के ऊपर ही जो है आई कैलकुलेट होगा, एफ कैलकुलेट होगा, के कैलकुलेट होगा डेटा को देखते हुए, ठीक है। तो सी जो है कुछ इंफॉर्मेशन पास्ट की रखेगा, कुछ इंफॉर्मेशन करंट की रखेगा, कुछ इंफॉर्मेशन याद रखेगा, कुछ इंफॉर्मेशन भूल जाएगा। तो इसकी वजह से इसका ग्रेडियंट जो है इतनी जल्दी जो है छोटा नहीं होगा, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। So multiplying C underscore T and F underscore T is a way to deliberately forget irrelevant information in the carry data flow. Irrelevant information को भूल जाओ। C को F से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन भूल जाओ, और I को K से मल्टीप्लाई करने का मतलब है नई इंफॉर्मेशन कैरी के अंदर डाल दो, ठीक है। ये एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन है। हम वजाहत तो दे रहे हैं, हम इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज अंदर इट इज हैपनिंग इनसाइड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, आप जो है कुछ कंस्ट्रेंट्स इम्पोज कर रहे हैं अपने नेटवर्क के ऊपर, you are imposing certain constraints on the network. So LSTM क्या कर रहा है, allowing past information to be re-injected at a later time, thus fighting the vanishing gradient problem. पास्ट की इंफॉर्मेशन को री-इंजेक्ट कर रहे हैं आप बाद में वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल और करते हैं हम, LSTM के थ्रू देखते हैं कि क्या एक्यूरेसी इंप्रूव होती है या नहीं होती। डेटा हम वही लेते हैं जो कि पहले था,
मॉडल को फिट कराते हैं। अब हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सिंपल हमने LSTM यूज कर लिया और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। इम्प्रूव हुई है, बिल्कुल इम्प्रूव होगी, ठीक है। क्या वजह है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि ये पास्ट की इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा पास्ट की इंफॉर्मेशन है, उसको भी याद रखता है। तो ये इसको हम होने देते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कैरी के बारे में शकीब का सवाल है, कैरी क्या है। देखो हमारे पास पहले तो इनपुट आ रहा था और स्टेट इंफॉर्मेशन आ रही थी, अब कैरी भी आ रहा होगा। और कैरी कैलकुलेट कैसे होगा, कैरी में जो है ना, कैरी एक कन्वेयर बेल्ट की तरह से ये मूव हो रहा होगा, पास का डेटा लेकर आ रहा होगा, लेकिन इस डेटा में से हम किसी भी वक्त जो है कुछ इंफॉर्मेशन उठा लेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन भूल जाएंगे, ठीक है। एक इनपुट गेट है और एक फॉरगेट गेट है। फॉरगेट गेट के थ्रू हम मालूम करेंगे, फॉरगेट के थ्रू हम ये मालूम करेंगे कि किस इंफॉर्मेशन को हमने भूलना है, कितनी इंफॉर्मेशन भूल जानी है। कैरी में जो पुराना डेटा पड़ा हुआ है उसमें से कितना डेटा हमने भूल जाना है, और इनपुट गेट के थ्रू हमें पता चलेगा कि नया डेटा कितना डालना है। अब कौन सा डेटा डालना है वो किस में पड़ा हुआ है, वो इन्होंने यहाँ पे के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आई का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, और एफ का मतलब है कुछ इंफॉर्मेशन भूल जानी है करंट। के का मतलब है कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, जो नई इंफॉर्मेशन डालनी है वो क्या डालनी है। जबकि आईटी बता रहे कि नई इंफॉर्मेशन डालनी है तो कितनी डालनी है, कितने परसेंट पुरानी वैल्यू रखनी है, कितने परसेंट नई वैल्यू रखनी है। सी कैरी है, ठीक है। सीटी का मतलब है कैरी एट द टाइम टी। अब ये आई के एफ की वैल्यू कैसे आएंगी, ये डिपेंड कर रही होंगी, इसके लिए एक न्यूरल नेटवर्क चल रहा होगा इंटरनली, जो कि इनपुट और करंट स्टेट की बेस पर ही ये जो है वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होंगी। इनपुट और करंट स्टेट की बेस के ऊपर ही ये वैल्यूज कैलकुलेट हो रही, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है, ठीक है जनाब। अब हम पढ़ेंगे एडवांस्ड यूज ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। हम देखेंगे रिकरेंट ड्रॉप आउट। रिकरेंट ड्रॉप आउट की मदद से ओवरफिटिंग को फाइट किया जाता है। ड्रॉप आउट की तरह ही होता है, लेकिन जब आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज करेंगे तो रिकरेंट ड्रॉप आउट यूज करेंगे। स्टैकिंग रिकरेंट लेयर को कई लेयर्स को लगा दें एक साथ, उसकी वजह से हमें एडवांटेज मिलेगा। बाई डायरेक्शनल रिकरेंट लेयर, अभी तो हम पास्ट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, पास्ट की बेस पे फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बेस के ऊपर करंट की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। यानी आप आगे की इंफॉर्मेशन को देख के डिसाइड करें करंट डेटा क्या होगा। ऐसा भी होता है बात होगा, मिसाल के तौर पर इंग्लिश के अंदर आप जो है दोनों डायरेक्शन में रीड कर रहे हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप लेफ्ट टू राइट भी रीड करें, राइट टू लेफ्ट भी रीड करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ये डेटा सेट है, ये आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ है।
क्लाइमेट का डेटा सेट है। डेटा तो आपके पास पूरा पड़ा होगा ना, आप आगे का डेटा कहाँ से आएगा, क्या मतलब? आप जो है स्टेप 1 पे मौजूद है, स्टेप 0 का डेटा भी मौजूद है, स्टेप 2 का भी मौजूद है। डेटा तो आपके पास पूरे साल का मौजूद है ना, पूरे साल का डेटा मौजूद है। जब आप जनवरी के डेटा पे मौजूद है तो आपके पास पिछले साल दिसंबर का डेटा भी है, फरवरी का डेटा भी है, ठीक है। अभी तो आप ट्रेनिंग करा रहे हो, राइट? ट्रेनिंग के वक्त दोनों डेटा मौजूद है ना, लेफ्ट का और राइट का दोनों का डेटा मौजूद है। ये डेटा डाउनलोड किया मैंने, यूआरएल दिया हुआ है, यहां से डाउनलोड किया। दो 2009 से लेके 2016 तक का डेटा मौजूद है। अच्छा, ग्रे स्केल इमेज पे काम कर रहे हैं शायान, और चैनल 3 रख सकते हैं। चैनल 3 रख के कर लें, तीनों चैनल पे एक ही वैल्यू डाल दें, ठीक है। तीनों चैनल पे एक ही वैल्यू डाल दें, ग्रे स्केल की वैल्यू तीनों चैनल पे एक वैल्यू डाल देना, उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दें पहले। इसको नेट पे सर्च कर लें, आराम से हो जाएगा कन्वर्जन। ग्रे स्केल को कलर में कन्वर्ट कर लें, हो जाएगा, ये सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, कितना बड़ा मसला नहीं है। गूगल कर लें थोड़ा सा, तीनों चैनल पे सेम वैल्यूज डाल दें तो मेरा ख्याल है हो जाएगा ये। अब ये डेटा आ गया हमारे पास, टेम्परेचर फोरकास्टिंग का डेटा है, इसको अनजिप कर लिया मैंने। इस डेटा को पहले हम देखते हैं कि डेटा में पड़ा हुआ क्या है। नमपाई के थ्रू कर लेना शकीब, क्यों नहीं हो रहा? सिंपल नमपाई पे आप जो है कन्वर्जन कर लें। आप नमपाई की आप एक एरे बनाए, उसमें 0 इंडेक्स पे भी वही रखें, 1 पे भी वही रखें, 2 पे भी वही रखें, 3 चैनल बन गए। ठीक है, पहले हम जो है फोल्डर बता देते हैं, जीना क्लाइमेट, फोल्डर का नाम यही रखा है मैंने भी। इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है, ये इस फाइल को रीड कराया, पार्ट डॉट ज्वाइन किया तो डेटा की डायरेक्टरी में स्लैश लग के ये आ जाएगा। इस फाइल को ओपन किया और उसको स्प्लिट करके सिर्फ पहले रिकॉर्ड को प्रिंट कराया। पहले रिकॉर्ड में से भी हमने जो है डेटा को स्प्लिट किया \n की बेस के ऊपर, बहुत सारी लाइंस आई, लाइंस को स्प्लिट किया हमने कॉमा की बेस के ऊपर। हेडर प्रिंट करा दिया हमने, पहली रो में हेडर पड़ा हुआ है और बाकी रो में क्या पड़ा हुआ है वो भी प्रिंट करा दिया हमने। तो
बाकी रो में हमने अभी जो है बहुत सारा डेटा है, तकरीबन 42,000 बल्कि 420,000। तो ये कॉलम्स है हमारे पास। डेटा को अगर हम वैसे खोल के भी देखें तो हमें पता चल जाएगा। डेट पड़ी हुई है और बाकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है टेम्परेचर से रिलेटेड। ये तकरीबन 4,20,000 रिकॉर्ड हैं, 4,20,552 टू बी वेरी एक्यूरेट। इतने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, उसमें से हमने पहली रो को प्रिंट कराया है, तो हमें ये हेडर मिल गया डेटा के अगेंस्ट। ये हेडर है और डेट वाइज हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। डेट वाइज डेटा हर टाइम पे 14 वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन हर टाइम स्टैम्प के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग हो रही है। टेम्परेचर हो गया और ड्यू फैक्टर हो गया, वीपी मैक्स हो गया, वीपी एक्ट हो गया, वीपी डेफ हो गया, H2O की वैल्यू हो गई, ह्यूमिडिटी वगैरह। एंड ये these are different information about the weather that is stored। अब इसको numpy में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्प्लिट करके numpy में कन्वर्ट कर लेते हैं। जी बेटा, एलएस स्कीम के थ्रू करेंगे हम। पास डेटा की बेस पे फ्यूचर का टेम्परेचर प्रेडिक्ट करेंगे। पांच लिंक नहीं है सुनहरा, सिर्फ एक ही लिंक है। ये एक ही लिंक है जहां से आपने डाउनलोड करना है, ये लिंक है बस। ठीक है बेटा। अब इसको numpy में कन्वर्ट कर लेते हैं। जी बेटा, टाइम सीरीज है, इसमें डेट की भी जरूरत नहीं है ना, हमें सीक्वेंस तरतीब मौजूद है। जो पहला डेटा है उसकी बेस पे दूसरे डेटा की प्रेडिक्शन हो सकती है, जो दूसरा डेटा है उसके बेस पे तीसरे डेटा की प्रेडिक्शन हो सकती है। सीक्वेंस है हमारे पास, उसके थ्रू हो जाएगी। अच्छा, जो पीपीटी में लिंक है वो किताब में भी मौजूद है लिंक, शेयर करा दे रहा हूँ। सुनहरा कह रही है शेयर करा दूं मैं। इसको numpy में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? पहले numpy की एक एरे बनाई मैंने np.zeros करके, कितनी लाइंस हैं और हर लाइन में कितने रिकॉर्ड्स हैं, इसके हिसाब से टाइम हमने डेट और टाइम को छोड़ दिया, हमें जरूरत नहीं है डेट और टाइम की। सीक्वेंस में डेटा पड़ा हुआ है। इनुमरेट किया हमने, हर लाइन के डेटा को स्प्लिट किया। ठीक है, स्प्लिट किया और हम डेट को छोड़ के स्प्लिट करने के बाद ये एक लिस्ट बनेगी
फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया हर किसी को, उसमें से पहले वाले को छोड़ दिया क्योंकि वो, और उसको जो है फिर हमने numpy में डाल दिया। बहुत सारी नहीं है, एक ही होगी बेटा जिप फाइल। काजी खलीलुल्लाह, यहाँ पे हमने जो है numpy में कन्वर्ट कर लिया डेटा को। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, numpy में कन्वर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा प्लॉट करके देख लेते हैं। मैटप्लॉटलिब में से पाई प्लॉट को इंपोर्ट किया और पहले कॉलम को सिर्फ हम प्लॉट कर रहे हैं। पहला कॉलम किस चीज़ के मुतालिक है? टेम्परेचर है मेरा ख्याल है। पहला कॉलम क्या था? P है। P जो है 0 है, 1 जो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ले लेते हैं, पहला कॉलम हमारे लिए काम का है। इंडेक्स 1 पे जो कॉलम पड़ा हुआ है इसको प्लॉट कर देते हैं और इसको मैटप्लॉटलिब को इनलाइन प्लॉटिंग करने के लिए हम ये लाइन लिखेंगे। एक क्वेश्चन है जी फहद। सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, लेकिन सर पूछना ये था कि वो हमें जो क्विज देने के लिए प्रॉक्टरिंग की मिलेगी, वो क्वेश्चन है अभी तक मेरे पास आई नहीं है। हेलो, अच्छा, मैंने जो लिंक दिया है ना उस लिंक से डाउनलोड करें बेटा। नहीं सर, वो प्रॉक्टरिंग ने कहा था ना हमें जीमेल में आएगी, मेल हो जाएगी वो। हेलो, अच्छा, अब ये ग्राफ इस तरीके का आ रहा है। और अगर हम चाहें कि शुरू का कुछ डेटा है 1440 तक, तो शुरू का डेटा प्लॉट करा देते हैं। शुरू के 1440 रिकॉर्ड्स हम प्रिंट करा दें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। जीरो कैसे आ रही है? अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे टाइप कर दें। मेरे ख्याल है मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर।
मेरे ख्याल है यहाँ पे हम एंड करते हैं क्लास, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है जनाब, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।